नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इतिहास की रिवीजन क्लास में एक नए टॉपिक को कवर करेंगे। आज का जो नया इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मौर्योत्तर काल। पिछली क्लास में हमने मौर्य काल को कवर किया था और आज कवर करेंगे मौर्योत्तर काल से संबंधित ऑनलाइनर प्रश्नों को। तो मौर्योत्तर काल से जितने भी आईएमपी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी इस पीडीएफ में इंक्लूड किए गए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये प्रश्न चाहे एसएससी हो या रेलवे, सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए इन प्रश्नों को याद करते हैं और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सिमुक सिमुक के द्वारा क्या है, सातवाहन वंश की स्थापना की जाती है। तो सिमुक किस वंश का संस्थापक है? तो वो है सातवाहन वंश का संस्थापक। नेक्स्ट आता है कि आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो जो आंध्र के सातवाहन राजा हैं उनकी सबसे लंबी जो सूची है वो प्राप्त होती है मत्स्य पुराण से। मत्स्य पुराण जो है वो सातवाहन वंशों के राजाओं का विवरण देता है। अगला आता है, सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहनों की जो राजधानी है वो वर्तमान आंध्र प्रदेश की अमरावती में, इनकी राजधानी हुआ करती थी अमरावती में, जो कि वर्तमान कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट आता है, सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सातवाहन सर्वश्रेष्ठ शासक देखा जाए तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। जो सातवाहन शासक से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है कि सातवाहन शासक जो हुआ करते थे वो अपने नाम के पीछे अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम भी लिखते थे। तो इसमें क्या है कि सातवाहन वंश जो है वो मात्र सत्तात्मकता को दर्शाने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट आता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेणकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की और एक नए नगर की स्थापना की जिसका नाम क्या था? वेणकटक। अब जिस उपाधि को धारण किया उसी नाम से क्या है, एक नगर की स्थापना की जाती है गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा। और इसे जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी को इन्हें वेदों का आश्रय कहा गया है। अगला आ जाता है, कुषाण वंश से संबंधित प्रश्न है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब होता है? तो कुषाण शासक जो कनिष्क हुआ, जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रभावशाली शासक हुआ, तो कुषाण ने 78 ईस्वी में राज्याभिषेक किया था। और जब इसका राज्याभिषेक होता है कनिष्क का, उसी से समय को क्या है, शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। तो कुषाण के राज्याभिषेक की तिथि को क्या है, शक संवत के रूप में जाना जाता है और राज्याभिषेक कब होता है? 78 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है, उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किसने के द्वारा किया गया? तो उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी करने का कार्य किया गया कुषाण शासकों के द्वारा। कुषाण शासकों ने उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्रम और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है? तो विक्रम संवत और शक संवत के बीच का जो अंतर होता है वो 135 वर्ष का होता है। वर्तमान समय में अगर 57 जोड़ दिया जाए तो वो विक्रम संवत प्राप्त होगा और अगर 78 घटा दिया जाए तो वो क्या है, शक संवत प्राप्त होगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो दोनों के बीच का जो अंतर हो जाता है वो कितना है, 135 वर्ष। 135 वर्ष का अंतर होता है विक्रम संवत और शक संवत के बीच का अंतर। नेक्स्ट है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली शासक कौन हुए? तो जब मौर्य वंश समाप्त होता है तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है। लेकिन अगर यह देखा जाए कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली शासक कौन है, तो दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली शासक है वो है सातवाहन शासक। सातवाहन जिनकी राजधानी अमरावती में है। ये आंध्र प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र हुआ करता था वहाँ सातवाहन शासकों का मुख्य रूप से साम्राज्य फैला हुआ था और ये मात्र सत्तात्मक राजवंश के रूप में भी जाने जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट सातवाहन वंश से ये है कि इनके द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के भी जारी करने का श्रेय दिया जाता है। अगला है
कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो शुंग वंश के बाद भारत पर राज्य करने का कार्य किए कर्ण वंश। शुंग वंश के बाद समाप्ति के बाद शुंग वंश जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुआ करते थे और वासुमित्र इसका अंतिम शासक होता है। जबकि जो कर्ण वंश है इसका संस्थापक सुशर्मा हुआ और इसी के द्वारा क्या है कर्ण वंश की स्थापना की जाती है। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने प्रभावित किया था? तो कुषाण शासक कनिष्क को चीनी एक जनरल था जिसका नाम था पान चाऊ ने कनिष्क को पराजित किया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस वंश की साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो कुषाण वंश के जो शासक स्पेशली जब देखा जाए कनिष्क के शासनकाल में तो भारत की जो सीमाएं हैं वो चीन तक भी फैली हुई थी। तो किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो वो कौन सा था? कुषाण वंश। और कुषाण वंश में भी कौन? कनिष्क के शासनकाल में भारत की सीमाएं जो हैं चाइना के आसपास तक के क्षेत्रों को भी कब्जे में ले लिया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? तो विक्रम संवत का जो समय काल प्रारंभ होता है वो 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। अगला आता है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो कलिंग नरेश जो खारवेल हैं वो चेदी वंश से संबंधित हैं और जो खारवेल हैं ये क्या है जैन धर्म के अनुयायी हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, खारवेल जैन धर्म के अनुयायी हैं और ये जो है चेदी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट आया प्रथम ईरानी शासक कौन था? तो प्रथम ईरानी शासक जो है वो है डेरियस प्रथम ईरानी शासक था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान में स्थित जो बामियान है यहाँ की जो पहाड़ियों को काटकर बुद्ध की क्या है विशाल एक प्रतिमा का निर्माण किया गया था। बाद में इसको जो तालिबानी शासक हुए उनके द्वारा इस मूर्ति को गिरा दिया गया और तोड़ दिया गया। तो अफगानिस्तान में स्थित जो बामियान है वो बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है जो कि एक लेटे हुए बुद्ध की पहाड़ी को काटकर निर्मित की गई प्रतिमा है थी अब वर्तमान में नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कि किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? तो मातृ देवी उमा का नाम जो है मिलता है वो कुषाण शासकों के सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलवाए? चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के जो है वो हुबुस्क के द्वारा चलाए जाते हैं। तो हुबिस्क के द्वारा चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलाए जाते हैं। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो बुद्ध का अंकन जो है वो कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है। नेक्स्ट आता है यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? यौधेय सिक्कों पर जो है वो कार्तिकेय का चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय और यूनानी अर्थात ग्रीक कला के सम्मिश्रण को क्या कहा जाता है? गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। तो गांधार शैली क्या है? भारतीय और यूनानी की कला शैली का सम्मिश्रण गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों के द्वारा प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए जाते हैं। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क का जो राजवैद्य था उसका नाम था चरक जो है कनिष्क के राजवैद्य थे। नेक्स्ट आता है कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? तो कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी है और बौद्ध धर्म में जो है महायान बौद्ध संप्रदाय का से संबंधित है कनिष्क। अगला आता है कि किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग जो कि क्या है मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके सत्ता प्राप्त की जाती है और जिसका अंत भी क्या है इसका अंतिम शासक जो वसुमित्र होता है उसका भी हत्या बाद में हो जाती है। तो ऐसा राजवंश जिसने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ तो वो है कौन सा? शुंग वंश। भारत के यूनानी शासकों में किसने
भारत के यूनानी शासकों में किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो यूनानी शासक मिनांडर जो है उसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है, क्योंकि इसका एक प्रमुख ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। उस ग्रंथ में मिनांडर का विस्तृत उल्लेख मिलता है। यहाँ प्रमुख रूप से मौर्योत्तरकालीन जो विदेशी आक्रमण हुए हैं तो उनका कहाँ से आगमन हुआ, उनका मूल स्थान क्या था, और प्रसिद्ध शासकों के बारे में देख लेते हैं और उनकी राजधानी। तो सबसे पहला जो विदेशी आक्रमणकारी आते हैं वो आते हैं हिंद यवन। इंडो ग्रीक जो शासक होते हैं सर्वप्रथम भारत में आते हैं 190 ईसा पूर्व के आसपास आते हैं। और ये जो इंडो ग्रीक शासक थे वे बैक्टीरिया अफगानिस्तान के मूल निवासी थे। तो इंडो ग्रीक हिंद एवं शासक जो थे वो कहाँ के निवासी थे? तो वो थे बैक्टीरिया अफगानिस्तान के निवासी थे। और इनमें जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ हिंद एवं इंडो ग्रीक में वो था मिनांडर, जिसको मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। तो मिनांडर जो कि यहाँ सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुआ यहाँ का। और इसकी जो राजधानी थी वो वर्तमान सियालकोट जो कि पाकिस्तान में स्थित है, तो उस समय सियालकोट में इसकी राजधानी हुआ करती थी मिनांडर की। अब नेक्स्ट जो विदेशी आक्रांता आते हैं आक्रमणकारी, उनका नाम है शक या सीथियन। शक व सीथियन जो है दूसरे नंबर के विदेशी आक्रांता हैं। ये 90 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आते हैं। और ये जो शक और सीथियन थे ये थे सीरिया ईरान के मूलतः निवासी थे। और शक शासकों ने सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुआ शक शासक वो था नहपान जो कि पश्चिमी भारत पर शासन किए। और इसका जो विशेष तथ्य है इससे कि महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों से सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। तो जो नहपान जो कि क्या है शक या सीतियन विदेशी आक्रांता है। और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक इसका नहपान होता है, जो कि जिसका उल्लेख क्या है सातवाहन अभिलेखों से भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट पार्थियन या पहलव जो है ये तीसरे विदेशी आक्रांता होते हैं। ये पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में भारत आते हैं। और इनका जो मूल निवास था ये पर्थिया ईरान में था। और इनमें जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ पर्थियाई में वो था गोंडो फर्नी जो कि एक पहलव पार्थियन शासक हुआ। और इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये अब बेग्राम अफगानिस्तान में विशाल संख्या में सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट और अंतिम जो विदेशी आक्रांता आते हैं उनमें है कुषाण सबसे प्रसिद्ध शासक भी हैं। इनको यूची भी कहा जाता है। तो ये 15 ईस्वी के आसपास भारत आते हैं। ये मूलतः जो कुषाण थे वो चीनी तुर्किस्तान के निवासी थे। और इनमें जो सबसे प्रसिद्ध शासक है उसका नाम है कनिष्क क्या है सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक है। और इसकी जो राजधानी हुई तो वर्तमान उज्जैन में, और एक राजधानी यहाँ थी पुरुषपुर जो वर्तमान पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। तो कनिष्क सबसे प्रसिद्ध शासक किसका हुआ? कुषाण वंश का। और विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हिंद यवन आए, इसके बाद शक, पहलव, कुषाण। हिंद यवन, शक, पहलव, फिर अंतिम में आते हैं कुषाण शासक। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जो था वो कुषाण शासक भीम कडफिसेस को दिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो था कुषाण शासक भीम कडफिसेस। तो आज का ये थोड़ा छोटा टॉपिक था। मौर्योत्तर काल से संबंधित ज़्यादा प्रश्न थे नहीं, तो इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को सॉल्व कर लिए हैं। अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम गुप्त और गुप्तोत्तर काल को करेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।